जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि है इतिहास के सेकंड चैप्टर यानी कि समाजवाद एवं साम्यवाद। उससे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तरीय प्रश्न, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरीय प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग कर लिए हैं। अब बाकी बचा था उस चैप्टर का केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद अगले चैप्टर को भी देखेंगे। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। इसका आंसर हो जाएगा रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला में अकुशल शासन व्यवस्था। रूस में सरकार अकुशल एवं निरंकुश थी। जार का प्रशासन निर्बल और भ्रष्ट था। उसके अफसर अयोग्य थे। नियुक्ति का आधार योग्यता की जगह अपने लोगों से स्थान भरना था। स्वेच्छाचारिता बढ़ गई थी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। दूसरा है जार की निरंकुशता। राजा की शक्ति घटा दी गई थी, परंतु रूस का जार अभी भी दैवी सिद्धांत को पकड़ते हुए था। वह अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे आम जनता की कोई चिंता नहीं थी। जनता की स्थिति बदहाल हो चुकी थी। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। रूसी की नीति, अगला कौन सा है? रूसी की नीति। रूस में अनेक राष्ट्र के लोग निवास करते थे। ये विभिन्न भाषा बोलते थे और इनके रस्म रिवाज भी अलग अलग थे। लेकिन रूसीकरण की नीति की सबको रूसी पढ़नी और बोलनी पड़ेगी, जिसका विभिन्न लोगों ने विरोध किया। 1863 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध में विद्रोह भी हुआ। आगे है कर्मचारियों या कामगारों की दयनीय स्थिति। कर्मचारियों को समय से ज़्यादा काम करना पड़ता था। उसके एवज में मिलने वाली मजदूरी इतनी कम होती थी कि उससे उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाई होती थी। मालिक दुर्व्यवहार भी करते थे। हड़तालों पर प्रतिबंध था। उन्हें किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों प्राप्त नहीं थे। अगला औद्योगिकरण की समस्या। रूस में औद्योगिकरण की समस्या। रूस में औद्योगिक पिछड़ापन व्याप्त था। वहाँ चूंकि पूंजी का अभाव था, जिसके कारण विदेशी पूंजी के बल पर कुछ उद्योग थे, लेकिन वे खास स्थानों पर ही व्यवस्थित थे। विदेशी पूंजीपति अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण करते थे। मजदूर असहाय थे और राजा को कोई चिंता नहीं थी। ये सभी क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग है, इसलिए क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तभी अगर आता है एग्जाम पेपर में तो आपको पूरा लिखिएगा, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये नहीं कि ये 5 मार्क्स का है और इसमें आधा सुधा लिख के चले आए और आप सोच आके घर पे उसको जोड़ रहे हैं कि 5 मार्क्स का लिख दिए हैं, तो पूरा नंबर आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति क्या है? नई आर्थिक नीति क्या है? 2000 आंसर है इसका कि 2020 से 21 में हुए विद्रोह के बाद लेनिन ने साम्यवादी व्यवस्था में परिवर्तन करने, ये 1920 से 21 है, परिवर्तन करने और पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लौटने के उद्देश्य से नई आर्थिक नीति की घोषणा की। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना, पूरे देश की कामगार आबादी को देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, व अर्थव्यवस्था के मूल उपकरणों को नियंत्रित रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देता था। नई आर्थिक नीति के तहत उठाए गए कदम निम्नलिखित थे। पहला, किसानों
से उनकी अतिरिक्त उपज की वसूली बंद कर दी गई। अब किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे प्राप्त आय को अपने पास रखने की अनुमति दी। मुद्रा में अस्थायित्व आने पर सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना प्रारंभ कर दिया था। अगला कि सरकार ने जमीनों का राष्ट्रीयकरण करके उसे किसानों में बांट दिया था। अगला बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीकों से कृषि की आवश्यकता थी, जिसके लिए व्यक्तिगत किसानों से जमीन लेकर समूहों के सुपुर्द कर दी गई। अगला कि 1922 में लगभग 4000 छोटे उद्योगों को लाइसेंस जारी कर विदेशी कंपनियों को भी उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिक श्रम करवाने और समान वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य की समय सीमा, वेतन सहित 2 सप्ताह का अवकाश, बीमारी के दौरान वेतन और चिकित्सा लाभ जैसे सामाजिक बीमा के लाभ आदि प्रदान किए गए। चलिए, तो इसका आंसर समाप्त हुआ। यानी कि क्वेश्चन क्या था कि नई आर्थिक नीति क्या है, तो इसके लिए आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। इसका आंसर है 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है। पहला में दिया है जारशाही की समाप्ति। रूसी क्रांति ने निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जारशाही को समाप्त कर दिया और किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की। अगला है समाजवादी विचारधारा का प्रचार। यह विचारधारा किसानों, मजदूरों तथा दलितों में बहुत लोकप्रिय हुई। रूस में सफलता के बाद यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित होने लगी। अगला विश्व का 2 वैचारिक गुटों में बंटना। वो क्रांति के बाद रूस में समाजवादी सरकार की स्थापना से पूंजीवाद विचारधारा को ठेस लगी और विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। अगला है कि आर्थिक समानता का जन्म। क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का समाजीकरण हो गया और जमींदारों, सामंतों, पूंजीपतियों का विशेष अधिकार समाप्त हो गया। अगला है रूस का आर्थिक व औद्योगिक विकास। क्रांति के बाद निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण बिना मुआवजे के किया गया और कारखानों पर श्रमिकों के स्वामित्व को लागू किया। इससे रूस का स्वतंत्र औद्योगिक आर्थिक विकास हुआ। आगे है किसान और मजदूरों के जीवन पर, यानी कि किसान और मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार। क्रांति के बाद श्रमिकों को श्रम के अनुपात में वेतन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ग भेद की समाप्ति। क्रांति के बाद विशेष अधिकार समाप्त किए गए। कुल, वंश, लिंग, नस्ल, धर्म और जाति भेद किए बिना रूस के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। क्रांति के बाद रूस में सभी धर्मों को समान दर्जा दिया गया। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन। महिलाओं को मताधिकार, शिक्षा, रोजगार में पुरुषों के समान अधिकार दिए गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर यहीं तक समाप्त हुआ। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा चौथा है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी कार्ल मार्क्स के बारे में हमें वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कार्ल हेनरिक
मार्क्स का जन्म, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है, कार्ल हेनरिक मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को प्रशिया के राइन प्रांत के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक वकील थे। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हीगल के विचारों से प्रभावित होकर यंग हिगेलियन नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण की। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। राइनिस जायगुट नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता की आवाज उठाई। अपने क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया। मार्क्स ने जेनी नामक सहपाठिनी से विवाह रचा लिया, यानी कि उनकी वाइफ का क्या नाम था, जेनी। उन्होंने होली फैमिली नामक पुस्तक द्वारा भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा के तत्वों पर व्यापकता से प्रकाश डाला। मार्क्स के कुछ सिद्धांत, यानी कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता यह है कि इस संसार का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है, जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। क्रांति न टाली जाने वाली सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है। विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। वाद प्रतिवाद और संवाद ये तीन अवस्थाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है। कार्ल मार्क्स ने कहा, विश्व के कारीगरों और मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से थरथर कांपता है तो उसे कांपने दो। तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। चलते इसका भी आंसर हम लोग पूरा कर लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5वां। चलिए थोड़ा सा इसको भी बड़ा। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन कीजिए। यूरोपियन समाजवाद इसका आंसर है, यूरोपियन समाजवाद एक लेबल है जो आधुनिक समाजवादी विचारों के पहले धाराओं को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूरोपियन समाजवाद को अक्सर कल्पनात्मक या भविष्यवादी आदर्श समाजों के लिए दृष्टि और रूपरेखा की प्रस्तुति के रूप में वर्णित किया जाता है। सकारात्मक विचारधारा इस तरह की दिशा में समाज को स्थानांतरित करने का मुख्य कारण है। बाद में सोशलिस्ट और यूटोपियन समाजवाद के आलोचकों ने यूटोपियन समाजवाद को देखा, क्योंकि मौजूदा समाज की वास्तविक भौतिक परिस्थितियों में और कुछ मामलों में प्रतिक्रियात्मक नहीं है। आदर्श समाजों के इन दृष्टिकोणों ने मार्क्सवादी प्रेरित क्रांतिकारी सामाजिक लोकतांत्रिक आंदोलनों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इस शब्द को अक्सर उन समाजवादियों पर लागू किया जाता है जो 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही में रहते थे, जिन्हें बाद में समाजवादियों द्वारा लेबल यूटोपियन के रूप में वर्णित किया गया था, ताकि वे बेवकूफ़ों को अपमानित कर सके और अपने विचारों को
कल्पित और अवास्तविक के रूप में खारिज कर सके। यूटोपियन समाजवादियों और अन्य समाजवादियों के बीच एक यानी कि अधिकांश अराजकतावादियों सहित के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि यूटोपियन समाजवादी आमतौर पर समाजवाद के उभरने के लिए वर्ग संघर्ष या राजनीतिक क्रांति के किसी भी रूप में विश्वास नहीं करते हैं। यूटोपियंस को मानना है कि सभी वर्गों के लोग स्वेच्छा से समाज के लिए अपनी योजना को अपना सकते हैं यदि यह दृढ़ता से प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें लगता है कि मौजूदा समाज के भीतर समान विचारधारा वाले लोगों के बीच सहकारी समाजवाद का रूप स्थापित किया जा सकता है और उनके छोटे समुदाय समाज के लिए अपनी योजना की व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी कर लिए। अगले वीडियो में अगले चैप्टर का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सब अगर आप कहीं और से भी नोट कर सकते किए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जिस चैप्टर का आप चाहिए आपको उस चैप्टर का नाम आप कमेंट कर सकते हैं और उस चैप्टर में दीर्घ उत्तरीय चाहिए, लघु उत्तरीय प्रश्न चाहिए या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। और जिस भी चैप्टर यानी कि विषय तो है ही, यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो तो है, लेकिन उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो पूरा ऑब्जेक्टिव चाहिए या मॉडल सेट जैसे कि 80 ऑब्जेक्टिव या 100 ऑब्जेक्टिव आता है तो उस तरह का भी चाहिए। तो आप लोग जैसा भी हो सके, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा कमेंट कीजिए और आपके अनुसार इस पे वीडियो को अपलोड किया जाएगा जो आपके लिए क्या हो, फायदेमंद हो। चलिए तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।